dear students. Welcome to the first class of CA Foundation Law with me, CA Preeti Agarwal. आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट जब आप लेते हो ना तो उसके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज लॉ। देखो, मैं कोई लीगल डेफिनेशन नहीं डिस्कस कर रही हूँ, जस्ट जनरली डिस्कसिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ। अब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचोगे कि मैम अकाउंट्स शुड बी अवर मेन सब्जेक्ट, हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? ये सवाल आपके मन में आता है कि नहीं? कि ठीक है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हम फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमको पता होना चाहिए। तो लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? यस, तो ये सब कुछ अगर आपको ऑलरेडी पता होगा ना, देन अप्रोचिंग दिस सब्जेक्ट, स्टडिंग दिस सब्जेक्ट विल बिकम वेरी इजी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ? लॉ इज नथिंग बट रूल्स, रेगुलेशंस। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। मैंने बोला था मुझे कोई लीगल डेफिनेशन नहीं डिस्कस करनी है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज लॉ। लॉ इज नथिंग बट रूल्स, रेगुलेशंस। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। रूल्स, रूल्स एवरीवेयर, सब जगह रूल्स हैं। रूल्स एट होम, 10 बजे से पहले घर पे आना। सॉरी, वो तो मेरे टाइम पे रूल था। 12 बजे से तो पहले घर पे आ ही जाना। घर पे रूल्स होते हैं। रूल ऑफ कॉलेज, 75% अटेंडेंस इज कंपलसरी। अरे वी डोंट फॉलो दैट रूल, वो अलग बात है, लेकिन रूल तो है ना। कैन यू वॉक विद अ गन इन द सोसाइटी? किसी ने आपको पुश किया, आपने उसको ही शूट कर दिया। कैन यू बिहेव इन दिस मैनर इन द सोसाइटी? नो नो नो, देयर आर रूल्स एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दोज रूल्स। तो रूल्स तो सब जगह हैं। रूल इन एट होम, रूल इन कॉलेज, रूल इन द सोसाइटी। सिमिलरली देयर आर रूल्स इन बिजनेस ऑल्सो। गुड्स खरीदे हैं, पैसे तो देने पड़ेंगे। प्रॉमिस किया है, वादा किया है, निभाना तो पड़ेगा। तो सब जगह रूल्स है। जैसे घर पे रूल्स हैं, कॉलेज में रूल्स हैं, सोसाइटी में रूल्स हैं, वैसे बिजनेस में भी रूल्स हैं। When all these rules they come together, it forms an, and when many acts come together, it forms law. So law is nothing but a set of rules. हम तो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, हम बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं। तो हमारे लिए वो लॉ जरूरी है जो बिजनेस में अप्लाई होता है, एंड उसी को हम बोलते हैं बिजनेस लॉज। वैसे तो हम वैसे तो बहुत सारे लॉज होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में वी आर गोइंग टू स्टडी बिजनेस लॉज। So what is law? It is nothing but a set of rules. And all these rules, they come together, it forms an act. And when many acts come together, it forms law. हम हमारे सिलेबस में पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉज, और इसमें देर आर मेनी मेनी एक्ट्स, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अब ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया कि लॉ क्या होता है, पर पढ़ना क्यों है? एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ, अकाउंट्स इज अवर मेन सब्जेक्ट। लॉ थोड़ी ना मेन सब्जेक्ट है। हमको लॉयर थोड़ी ना बनना है कि हम लॉ पढ़ें। चलो इमेजिन करो एक सिचुएशन वेयर यू आर सिटिंग इन योर एसी ऑफिस। आप सीए बन चुके हो, आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और आप अपने एसी ऑफिस में बैठे हो, काम कर रहे हो।
आपका एक फ्रेंड आता है आपके पास और बोलता है, "अरे तू सीए है ना? प्लीज़ मेरी मदद कर ना, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ।" आप उसको बोलते हो, "बैठ जा, बोल, क्या प्रॉब्लम है तेरी?" बोलता है, "मैंने ना मेरे फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट किया था। अब वो मुझे मेरे प्रॉफ़िट का शेयर नहीं दे रहा। तो मैंने उसको बोला, 'देख, मुझे मेरे प्रॉफ़िट का शेयर दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा।' वो बोलते हैं, "जा, जो करना है कर ले, मुझे वैसे भी अच्छी चीज़ों की आदत नहीं है।" तो मैंने बोला, "देख, तू मुझे मेरे प्रॉफ़िट का शेयर दे दे, वरना मैं तेरे पे केस कर दूँगा।" बोलते, "जा, जो करना है कर ले, मैं नहीं डरता।" तो मैं चला गया केस करने। मैं कोर्ट में पहुँचा और मैंने बोला, "जज, मुझे केस फाइल करना है।" जज बोलते हैं, "आजा, बैठ जा, बता क्या प्रॉब्लम है?" मैंने बोला, "देखो जज, मैंने ना मेरे फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस स्टार्ट किया था। अब वो मुझे मेरे प्रॉफ़िट का शेयर नहीं दे रहा, तो मुझे उसके अगेंस्ट केस फाइल करना है।" तो जज बोलता है, "हाँ, पार्टनरशिप है, रजिस्ट्रेशन किया है?" मैंने बोला, "नहीं, रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया है।" "तो फिर केस नहीं कर सकते, घर जा।" मुझे घर भेज दिया। "ये तू सीए है ना, तो तू मुझे बता ना कि अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है, तो केस नहीं कर सकते क्या?" आप सोचते हो, ऐसे ऐसा वो लोग कुछ पढ़ाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन लॉ पे ना इतना ध्यान नहीं दिया। अरे तू अकाउंट्स का कोई डाउट लेके आता ना, तो मैं तो तुरंत सॉल्व कर देता। अब ये लॉ सिखाया ही नहीं और मतलब थोड़ा बहुत कुछ था, उस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे तू पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में पूछ ना, मैं तेरे को कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा। एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या आप ऐसे लेम और फालतू एक्सक्यूज़ेज़ दे सकते हो? क्या आप ये बोल सकते हो, "अरे हमको तो पढ़ाया ही नहीं था, अभी मैं कैसे तेरा डाउट सॉल्व करूँ?" और मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ना, अकाउंटेंट हूँ, मुझे अकाउंट्स का डाउट पूछ, लॉ का तो तू लॉयर के पास जा। एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या आप अपने क्लाइंट को ये बोल सकते हो कि आपको अपने कंट्री का लॉ ही नहीं पता? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। आप ये नहीं बोल सकते मुझे नहीं पता। You are expected to know the law of your own country. चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, नहीं नहीं, हमको लॉयर नहीं बनना है, लेकिन लॉ में जो लिखा है वो पढ़ के समझ में आ जाए, ये नॉलेज तो होनी चाहिए ना। तो इसीलिए एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ एज अ सब्जेक्ट पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे मेरे कंट्री का लॉ ही नहीं पता। तो यस, पढ़ना तो है। और आपको पता है, आप जो पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, वो पार्टनरशिप एक्ट पे बेस्ड है। आपने जो सिंगल एंट्री वगैरह पढ़ी है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बेस्ड है। आपको पता है ये सब? अच्छा, अब फाउंडेशन में आपको कंपनी लॉ आएगा, वो कंपनीज एक्ट पे बेस्ड है। जो भी जर्नल में आप लिख रहे हो, वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो पहले लॉ बनता है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग होती है। कंपनी लॉ में जो भी आप पढ़ रहे हो, उसी के हिसाब से अकाउंटिंग होती है। तो मैं तो बोलती हूँ एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट्स से भी ज़्यादा लॉ आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक लॉ नहीं होगा, आप अकाउंटिंग कर ही नहीं पाओगे ना। और लॉ होना बहुत ज़रूरी है। इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पे कोई लॉ ही नहीं है। मतलब इमेजिन करो कोई रूल्स ही नहीं है। मैम, इंडिया जैसी कंट्री में ना रूल होके भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ॉलो तो करता नहीं। लेकिन रूल है तो सही ना, पकड़े गए तो फाइन तो होगा ना। अच्छा इमेजिन कर लो, ठीक है? एक वर्ल्ड ऐसा इमेजिन करो जहाँ पे कोई लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है। आपने किसी को एक लैपटॉप बेचा और उसने आपको चेक दिया। आपने तो उस पे भरोसा करके वो चेक ले लिया। जब आप डिपॉज़िट करने गए, आपको पता चला चेक बाउंस हो गया, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, वो तो लैपटॉप लेके गायब हो गया। अब अगर कोई लॉ ही नहीं होगा, तो फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि मैं क्या एक्शन लूँ। फिर तो कोई किसी पे भरोसा करेगा ही नहीं। सब बोलेंगे पैसा दे और मान ले। फिर ये क्रेडिट सेल जैसा कॉन्सेप्ट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा कॉन्सेप्ट तो कुछ आएगा ही नहीं। अगर सपोज़ मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप मुझे पैसे दो और मैं आपको रोज़ लॉ की क्लासेस दूँगी, और अगर मैं क्लास लेती ही नहीं तो फिर आप क्या कर लोगे? अगर कोई लॉ ही नहीं है, तो हम एक्शन कैसे लेंगे ना?
क्या करेंगे? कोई राइट ही नहीं है मेरे पास में। तो वी कैन नॉट लिव। ये तो मैंने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप डेली भी इमेजिन करो कि आप कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो, अगर कोई लॉ ही नहीं होगा तो आपके पास कोई राइट्स ही नहीं होंगी, लोग आपका फ़ायदा उठाने लग जाएँगे। तो ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए हमने बोला नहीं, लॉज़, रूल्स, रेगुलेशंस ये होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने अथॉरिटीज़ भी बनाई, जो ये चेक करते हैं कि आप लॉज़ फॉलो कर रहे हो कि नहीं। जैसे आप अगर गाड़ी चला रहे हो, रेड सिग्नल आया, तो आपको रुकना है। आप ये नहीं बोल सकते अगर ट्रैफिक हवलदार ने आपको पकड़ लिया, "ये साइड में आ, रेड सिग्नल था, तेरे को दिखा नहीं क्या?" अच्छा, वो रेड सिग्नल मतलब रुकना होता है क्या? अरे सर, सॉरी, सॉरी, मुझे लगा बस वो लाइट्स ऐसे ही है ताकि हम सोएँ नहीं। आप ऐसे एक्सक्यूज़ेज़ दे सकते हो। लॉ है, एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए और ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए सिग्नल्स बने हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको वो सिग्नल फॉलो करना ही है। इमेजिन करो कोई सिग्नल नहीं होता, तो कितना ट्रैफिक जैम होता। मतलब मुंबई जैसे शहर में मैं आपको बोलूँ, अगर ट्रैफिक सिग्नल है ही नहीं ना, तो सब अटके होंगे। मतलब कोई गाड़ी यहाँ से आ रही है, कोई यहाँ से, कोई सामने से, कोई इधर, और सब बीच में आके रुक जाएँगे। किसी को रुकना ही नहीं है, किसी को कुछ फॉलो करना ही नहीं, तो मतलब अगर सिग्नल बंद है तो टोटल केओस हो जाता है। तो सिग्नल, लॉज़, रूल्स ये होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने सिग्नल तोड़ा, तो उसके लिए फाइन भी हमने लगाए हैं। और ये सब कहाँ लिखा है? ये लॉ में लिखा है कि पहले तो आपको रूल फॉलो करना है, लॉ फॉलो करना है, नहीं करोगे तो पनिशमेंट होगी। जब ये फ़ियर होगा ना, तब जाके लोग इसे फॉलो करेंगे। तो हमारा जो लॉ है, वो लॉ बनाता भी है, और फिर उसमें ये भी लिखा जाता है कि अगर आपने फॉलो नहीं किया, तो उसका क्या एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आपने लॉ फॉलो नहीं किया तो क्या फाइन होगी, पेनल्टी होगी, डैमेजेस देने पड़ेंगे, वो सब भी लॉ में लिखा है। तो लॉ होना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। यस, तो यस एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई मैं तो इसको इग्नोर नहीं कर सकती। और लॉ तीनों लेवल्स में है, फाउंडेशन में है, इंटर में है, फाइनल में भी है। ऑल्दो फाइनल में इट इज़ लाइक अ सेल्फ पेस्ड, बट मुझे नहीं पता जब आप फाइनल में पहुँचोगे तो वही सिलेबस रहेगा कि कुछ पैटर्न चेंज कर देंगे। तो वही लॉ रहने तो वाला है। इसीलिए एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जितनी इम्पोर्टेंस आप अकाउंट्स को देते हो, उतनी ही इम्पोर्टेंस आपको लॉ को भी देनी है। थ्योरी सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का थ्योरी सब्जेक्ट है, लर्न करना है। लेकिन इतना इंटरेस्टिंग बना दूँगी ना स्टूडेंट्स, कि आपको क्लास में ही वो सब लर्न हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा ना, तो लर्न करना विल बी वेरी, वेरी ईज़ी। ठीक है? तो इसी के साथ लेट अस कंटिन्यू। अच्छा, अब तो पढ़ तो रहे हैं हम, लेकिन इसके सोर्सेज़ क्या हैं? मैम ये सब आएगा क्या एग्ज़ाम में? नहीं, 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 आएगा नहीं। लेकिन ये जो टर्म्स हैं ना, ये सब आप पढ़ते रहोगे। ऑल दीज़ टर्म्स, जैसे जो भी मैं आपको वर्ड सिखा रही हूँ ना, वो आपको लॉ में धीरे-धीरे कहीं न कहीं तो आते ही रहेंगे। चलो, तो मर्केंटाइल लॉ इज़ नथिंग बट योर बिज़नेस लॉ। तो इसके सोर्सेज़ क्या हैं? मतलब लॉ बना कैसे है? हाउ इज़ लॉ मेड? अब अब अगर सपोज़ मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे देती हूँ, ठीक है? मैं बोलती हूँ चलो एक प्रोजेक्ट है, ये आपकी टॉपिक है, इस पे आपको रिसर्च करके रिपोर्ट बनानी है। तो आप बैठ के सोचोगे ना कि रिपोर्ट बनानी है, तो मतलब मैं कैसे बनाऊँ उसको? अ, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लूँ? आजकल तो बिना सोचे सब चैट जीपीटी में चले जाते हैं, भाई ये रिपोर्ट बनानी है, ये बनानी है, वो सब मैटर दे देते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम सबमिट कर देते हैं। इमेजिन करो कि आपकी चैट जीपीटी वगैरह कुछ नहीं है, आपको खुद ही बनाना है। तो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया और मैं बोलती हूँ आपको चलो ड्राफ्टिंग करो। तो आप कहीं न कहीं से तो रिसर्च का मटेरियल लोगे ना, कहीं न कहीं से तो इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे ना, और उसके बाद, वो सब रीड करने के बाद, वो सब कंसीडर करने के बाद आप रिपोर्ट बनाओगे। लॉ भी तो ऐसे ही बनता है ना। यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, ये सोर्स से हमने कुछ लिया और फिर लॉ बनाया। तो मैम ये लॉज़ बनते कैसे हैं? मतलब हम किन चीज़ों की मदद लेते हैं? हमारा जो लॉ है, दैट इज़ वेरी मच बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ। जैसे अभी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करने वाले हैं, आज थोड़ी देर में शुरू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ कंपेयर करो ना, अपना जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अगर आप उसको इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ कंपेयर करोगे ना, आपको लगेगा ये तो सेम है, एकदम वर्ड टू वर्ड वैसे ही लग रहा है। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस हमने किए हैं क्योंकि हम नहीं दिखाना चाहते कि हमने एग्ज़ैक्टली कॉपी की है। थोड़े बहुत चेंजेस हमने किए हैं उसमें, लेकिन आपको लगेगा मैम ये तो सेम है। हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, दैट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आई एम यूजिंग अ बेटर वर्ड फॉर कॉपी। इसीलिए जब हम एसीसीए पढ़ाते हैं ना, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो वो बच्चों को लगता है कि बहुत ईज़ी है मैम, क्यों? क्योंकि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा ही है। जब आप इंग्लिश लॉज़ पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि मैम ये तो सब इंग्लिश, ये तो इंडियन लॉ जैसा है। क्योंकि हमारा जो इंडियन लॉ है, दैट इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। इतने साल ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया है, तो वही तो ये लॉज़ सब बना के गए हैं ना। हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक्ट है, मतलब कितना पुराना है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे आज भी कितना रिलेवेंट है वो। तो वो टाइम पे बना था जब हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स थे। तो ऑब्वियसली उनके हिसाब से ही लॉज़ बने होंगे, उसमें थोड़ा बहुत हमने अपने हिसाब से बाद में मॉडिफ़िकेशन किया है। लेकिन इंग्लिश लॉ इज़ अ वेरी बिग सोर्स। वैसे तो आज हमारे लॉज़ इवॉल्व हो चुके हैं, काफ़ी इवॉल्व होते गए हैं। लेकिन आज भी आप कहीं अटक जाओ, आप इंडियन लॉ ढूँढ रहे हो, ढूँढ रहे हो, ढूँढ रहे हो, इंडियन लॉ में उस चीज़ के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। या फिर लिखा है लेकिन काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। तो आज भी आप इंग्लिश लॉ रिफ़र कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका और हमारा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब हमारा जो लॉ है, जुडिशरी है, वो काफ़ी सिमिलर ही है। इट इज़ वेरी ऑब्वियस, वो इतने साल, 150 साल उन्होंने यहाँ पर राज किया है, तो वो तो होना ही है। तो इसीलिए क्योंकि जुडिशरी सेम है, सिमिलर है, तो आज भी अगर आपको आपके इंडियन लॉ में कुछ नहीं मिलता, वैसे तो वो बहुत रेयरली होगा, लेकिन अगर बाय चांस नहीं मिल रहा, आपके कोर्ट में कुछ इश्यू आया है, नहीं मिल रहा है आपको, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या फिर काफ़ी सारी एम्बिग्विटी लग रही है लॉ की लैंग्वेज में, तो आज भी आप इंग्लिश लॉ रेफ़र कर सकते हैं। तो हमारे काफ़ी सारे लॉज़ जो हैं वो इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है, तो ये बहुत मेजर सोर्स है हमारे लिए। फिर आ जाते हैं स्टैट्यूट्स। मैम स्टैट्यूट क्या होता है? इसका मतलब लॉ ही होता है। आपको पता है हमारे कंट्री में लॉज़ कैसे बनते हैं? आपने पढ़ा होगा ना स्कूल में, सिविक्स वगैरह में आया होगा आपको या सोशल स्टडीज़ में। तो हमारे कंट्री में लॉ कैसे बनता है? अब जैसे अपने प्रोजेक्ट होते हैं ना, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है? एक रिपोर्ट तैयार करनी है। लेकिन रिपोर्ट आप एकदम फाइनल लिखना तो नहीं शुरू कर दोगे ना, पहले एक रफ बनाओगे। जैसे मेरा बेटा है, तो उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। तो मैं उसको बोलती हूँ कि भाई तू कलर पेपर पे लिखने से पहले एक रफ बनाना, कि ये 4 पॉइंट्स तुम लिखोगे एंड देन यू मेक। वो तो सीधा ही लिखना शुरू कर देते, बट आई ऑलवेज टेल हिम कि एक ड्राफ्ट बना। उस ड्राफ्ट को लॉ में कहा जाता है बिल। तो लॉज़ कैसे बनते हैं? चलो आज उसका प्रोसीजर देख लेते हैं, और ये हमको बहुत काम में आएगा व्हेन वी स्टडी द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर। वो वैसे आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन मैं उसको हमेशा लास्ट ही कराती हूँ। इट्स अ प्योर थ्योरी चैप्टर। तो लॉ कैसे बनता है, ये आएगा वहाँ पर, तो अभी ध्यान देना। आपको अभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर आपको एक आंसर मिलेगा। तो जो एक ड्राफ्ट बनता है ना, उसे बोलते हैं बिल। बिल मतलब अब लॉ बना नहीं है, एक कच्चा-पक्का सा ड्राफ्ट हमने बनाकर रखा हुआ है। तो दैट इज़ नोन एज़ अ बिल। आप बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो आइदर इन द लोकसभा और राज्यसभा, आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में। ये तो आपको पता होगा, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये सुना होगा आपने। तो या तो आप इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं डायरेक्टली। मैं उन चीज़ों में नहीं जा रही। मैं अज़्यूम कर रही हूँ कि मेरा जो बिल है, वो फ़िलहाल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब बिल आया है, वो पहले चेक तो करेंगे ना कि ये डिस्कशन करने लायक है कि नहीं। तो उसको हम चेक करते हैं कि हाँ, पूरा रीड करते हैं, अच्छा ये बिल है, ये ड्राफ्ट है, अच्छा ये तो डिस्कस करना चाहिए। फिर उसके बाद में
डिस्कशंस होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, डिस्कशंस होती हैं। अच्छा हाँ, उसके भी पहले बिल आया है, हम उस पे चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में आप जनता को तो बताओ। मैम क्या ज़रूरत है उनको बताने की ना? अब जैसे इंस्टीट्यूट है, आपका आईसीएआई है, उन्होंने जब ये न्यू स्कीम लाई थी ना, जैसे 2024 में सिलेबस चेंज हुआ था, आपको पता होगा 2024 में सिलेबस पूरा चेंज हो गया था। तो उन्होंने वो चेंज लाने से पहले पूरी कम्युनिटी को पूछा था, जैसे सीए कम्युनिटी को पूछा था, फिर उन्होंने स्टूडेंट्स को पूछा था या कि भई तुम्हारा कोई फीडबैक है तो बताओ हमें। फिर ये सब लेने के बाद उन्होंने अपना नया सिलेबस अनाउंस किया। तो इसी तरह सबको बताया जाता है। देखो न्यू सिलेबस आने वाला है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, हम ऐसे नहीं बोल सकते भाई आज से ये एप्लीकेबल है सुन लो। नहीं, लोगों का ओपिनियन लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, उसके बाद में चेंजेस किए जाते हैं। फाइनली वो न्यू सिलेबस अनाउंस हुआ था। सिमिलरली यहाँ पर भी लोकसभा में जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको आप फिर नोटिफाई करोगे इन द ऑफिशियल गैजेट। ये क्या होता है अभी? अब गवर्नमेंट अपनी अनाउंसमेंट्स कैसे करेगी? न्यूज़पेपर में तो नहीं देगी ना। तो गवर्नमेंट अपनी अनाउंसमेंट्स करती है बाय पब्लिशिंग इट इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ये गैजेट ऑफ इंडिया क्या है? दिस इज नथिंग बट एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। सेंट्रल लेवल पे होता है और स्टेट भी ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करती है अगर कोई स्टेट लॉ पास होने वाला है। तो दिस इज नथिंग बट एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन बाय द गवर्नमेंट। पहले सब कुछ बकायदा प्रिंट होता था, पता है आपको? प्रिंटिंग प्रेस थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस थी जहाँ पर ये सब कुछ प्रिंट होता था। लेकिन फिर उन्होंने बोला भाई डिजिटल के ज़माने में कहाँ आप प्रिंटिंग कर रहे हो? तो फिर उन्होंने ये छोड़ दिया और आजकल ई गैजेट अवेलेबल है। आप चले जाओ गूगल पे, वहाँ पर लिख दो ऑफिशियल गैजेट की वेबसाइट, आपको सारे आर्काइव्स मिल जाएँगे। आर्काइव्स मतलब पुराने-पुराने भी जो नोटिफ़िकेशंस हैं ना, वो सारे मिल जाएँगे आपको। आजकल ई गैजेट है, सेंट्रल और स्टेट दोनों की ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होती हैं। इसमें अगर मैंने पब्लिश कर दिया, ऑफिशियल गैजेट मैंने पब्लिश कर दिया, मतलब मैंने जनता को ही बता दिया, एक अनाउंसमेंट हो गई। अब बिल आया है देखो, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। मैंने उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके लोगों को बता दिया कि भाई कुछ ऐसा बिल आया है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत जल्द लॉ आ सकता है। फिर स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, डिस्कशंस होती हैं, डिबेट होता है, कोई इन फेवर बोलता है, कोई अगेंस्ट में जाता है। लेकिन अगर काफ़ी सारे वोट्स फेवर में मिलते हैं, मेजॉरिटी अगर फेवर में ही वोट करते हैं कि नहीं, नहीं ये बिल बहुत अच्छा है, इसका लॉ बनना चाहिए। तो लोकसभा में उसको पास किया जाता है। अब फिर वो राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा में अगर पास हो गया, फिर वो राज्यसभा में जाएगा और पूरा प्रोसीजर फिर रिपीट किया जाएगा। क्या प्रोसीजर? कि पहले उस पे डिस्कशंस होंगी, डिबेट होंगे, फिर जो फेवर में है, अगेंस्ट है, वो वोट करेंगे। अगर राज्यसभा में भी वो बिल पास हो जाता है, जब दोनों हाउसेस में पास हो जाता है, देन इट गोज़ टू द प्रेज़िडेंट। एक ही के पास जाता है। ये मुझे इमेज ऐसी मिली इसीलिए मैंने डाली है। प्रेज़िडेंट के पास जाता है। जब प्रेज़िडेंट अपना असेंट दे देते हैं, असेंट का मीनिंग क्या होता है? कंसेंट। जब वो अपना कंसेंट दे देते हैं, असेंट दे देते हैं, तब जाके वो बिल एक्ट बन जाता है और इसे हम स्टैट्यूट भी बोलते हैं। तो कितने सारे एक्ट्स हैं देखो हमारे सिलेबस में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इस कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ने वाले। तो कंपनीज एक्ट 2013 पहले एक ड्राफ्ट फॉर्म में था। जब दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने अपना अप्रूवल दे दिया, पास कर दिया, तो फिर प्रेसिडेंट के पास गए और जब प्रेसिडेंट ने अपना असेंट कंसेंट दे दिया, तो फिर वो बिल एक्ट बन गया एंड नाउ वी हैव द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है? तो इस तरीके से लॉज बनाए जाते हैं।
तो यस, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। और क्या आएगा? जुडिशियल डिसीजंस या फिर केस लॉज़। बहुत सारे केस लॉज़ हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आखिर में ये होता क्या है? अब लॉ में तो ऐसा कुछ खास लिखा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दी थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई जजमेंट दी थी, हाई कोर्ट मतलब उसके जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जैसे लोअर, तो वो बोलते हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है, तो ये तो लॉ जैसा ही हुआ ना। तो जब लोअर कोर्ट्स में ऐसा कोई मैटर आता है, जिसके फैक्ट्स वो केस से सिमिलर है जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुका है, तो हम बोलेंगे कि देखो ऐसा सिमिलर मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था। उन्होंने ये जजमेंट दी थी, हम भी वही फॉलो कर रहे हैं क्योंकि फैक्ट्स तो सिमिलर है ना। तो हाई कोर्ट में कोई जजमेंट पास हो गई, तो उसके लोअर कोर्ट्स जो हैं वो बोलेंगे अरे हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास की थी, हमारे सामने भी जो फैक्ट्स हैं ये तो सेम ही है। हाँ, तो हम यही मानेंगे। तो उसे बोलते हैं जुडिशियल डिसीजंस। क्या आप सूट्स करके एक वेब सीरीज है वो देखी है आपने सूट्स? नहीं देखी है तो देखना, बट इंग्लिश में ही देखना, हिंदी में तो बिल्कुल मजा नहीं आता है वो। इट्स एन अमेरिकन वेब सीरीज, सूट्स। ठीक है, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है और शायद अमेज़न पे भी है वो, अमेज़न प्राइम पे। कभी मौका मिलेगा तो देखना। मेरा फ़ेवरेट तो सीज़न 1 ही है। सीज़न 1, सीज़न 2 अच्छा है, फिर बाद में वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो 2-3 बार देखा और मुझे तो बहुत मज़ा आता है, सारे सीज़न्स देखे हैं। सूट्स, ओके? तो अगर आप सूट्स देखते हो तो आपने सुना होगा प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स क्या होता है? अब प्रेसिडेंट्स क्या होता है? अच्छा, कभी नहीं देखा है ना तो कोई वेब सीरीज़ अगर आप देखोगे ना, तो अभी इन वर्ड्स पे ध्यान देना, अभी आपको समझने लगेंगे वो। प्रेसिडेंट्स क्या होता है? आप कोई केस लड़ रहे हो, अब आप जज को बताना चाहते हो कि देखो जज, ऐसे ही सिमिलर फैक्ट्स वो वाले केस में थे और वहाँ पर डिफेंडेंट के फेवर में ही जजमेंट आई थी। तो आप भी मेरा क्लाइंट जो डिफेंडेंट है, उसी के फेवर में जजमेंट दे दो। तो हम ना एक कंपैरिज़न देते हैं जज को। हम बोलते हैं कि देखो जज, हम इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं और ये हमारा बोलना है। तो जज बोलता है, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? तो फिर आप रेफरेंस देते हो, जज ये वाले पर्टिकुलर केस में भी ऐसे ही फैक्ट थे। वो वाले जज ने ये डिसीजन दिया था। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो हायर कोर्ट वाला कोई केस हो या सेम कोर्ट वाला, जैसे हाई कोर्ट, क्योंकि हर स्टेट इन इंडिया का एक हाई कोर्ट है। तो आप अपने जज को बोलो, देखो जज, वो इलाहाबाद कोर्ट में ना ये केस आया था, तो वहां पर जज ने ये जजमेंट दी थी, ये केस का नाम है, हमारे भी तो फैक्ट सेम ही है, तो आप भी ऐसी जजमेंट देना, या हम इस मुद्दे पे इस वजह से ऐसे लड़ रहे हैं। ठीक है? तो इस तरीके के प्रेसिडेंस आप कोट कर सकते हो। एक मजेदार किस्सा बताती हूँ आपको एआई का। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये एक्चुअल केस है। क्या हुआ था, एक लॉ फर्म थी, ठीक है? तो वो लॉ फर्म ना कोई केस लड़ रही थी, तो उन्होंने अपने जूनियर्स को बोला कि इस ये हमारा केस है, इससे रिलेटेड तुम रिसर्च करो। एक जूनियर था जिसने चैट जीपीटी में डाला कि ये हमारा केस है, ऐसे में तेरे को कोई प्रेसिडेंट है क्या? तो मुझे ढूँढ के निकाल, ताकि ना मैं वो रेफ़र करूँ और उस हिसाब से अपने केस के लिए मैं पॉइंट्स बताऊँ मेरे सीनियर को। तो अब चैट जीपीटी, मैं तो ये आपको भी बोलती हूँ, बी वेरी केयरफुल कि जितने भी एआई टूल्स हैं ना, ये लोग एक येस मैन है। येस मैन क्या बोलता है? जी सर, हाँ जी सर, आप ही सही हो सर। जितने भी एआई है ना, वो आपको कभी गलत बोलेंगे ही नहीं। वो आपको ये बोलेंगे, यस सर आप ही सही हो, मैं ही गलत हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, आप सही हो। वो एक येस मैन है। अभी क्या हुआ, उसने चैट जीपीटी में डाला कि मुझे कोई ऐसा प्रेसिडेंट है तो बताओ। चैट जीपीटी ने उसको प्लीज़ करने के लिए, क्योंकि ये जितने भी एआईज़ हैं ना, ये आपको बस खुश करना चाहते हैं, कभी भी आपको नाराज़ नहीं करेंगे।
उसने पूरा एक केस क्रिएट किया, क्योंकि ये एआई जो है ये हैल्यूसिनेशंस भी करते हैं, मतलब ये खुद ही क्रिएट कर देंगे। उसने पूरा केस, हाँ, फैक्ट्स, जजमेंट, फिर वो पूरा उसने क्या हुआ था, पार्टीज क्या थे, और पूरा ऐसे केस का नाम, उसकी जो भी रेफरेंसेस है, सब क्रिएट कर दिया और इसको दे दिया, कि वो नाराज नहीं करना चाहता था। और ये बंदा एकदम खुश कि अरे, ये सेम फैक्ट्स है, इसमें तो हम जीत गए थे। तो वो पूरा प्रिंट आउट लेके अपने सीनियर के पास जाता है, देखो ये ऐसा प्रेसिडेंट है, और ये अगर हम बोलेंगे तो केस तो जीत ही जाएंगे। उसके सीनियर्स भी एकदम खुश। वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने वहां पर अपनी दलीलें प्लेस की और बोला कि ये ऐसा प्रेसिडेंट है और इसके हिसाब से ऐसा था। तो जो अपोजिंग लॉयर था उसने बोला, "यार, हमने तो कभी इसका नाम सुना ही नहीं है।" तो चेक करते हैं, मालूम पड़ा ऐसा कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ऐसा कोई प्रेसिडेंट था ही नहीं। तो क्योंकि अच्छा आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे उनको मालूम पड़ा कि ऐसा कोई केस ही नहीं हुआ? क्योंकि जितने भी जजमेंट्स आई हैं, जितने भी केसेस हैं ना, सबकी हिस्ट्री अवेलेबल है और पब्लिकली अवेलेबल है वो। आप कोई भी केस का नाम डालो गूगल पे, आपको वो आर्काइव्स मिल जाएँगे, और कोर्ट के पास भी रिकॉर्ड्स होते हैं। ये लॉयर्स के पास भी ऐसी वेबसाइट्स है, ऐसे रिकॉर्ड्स है जहाँ पर उनको पता चलता है कि कौन-सा केस है, फिर वो क्लिक करे, लाइब्रेरी जैसी ना, क्लिक कर दिया तो वो केस ओपन हो जाता है। उन्होंने जाके ढूँढा, ऐसा कोई केस एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था, पता चला कि ये तो एआई ने पूरा केस क्रिएट किया है जस्ट टू प्लीज़ दैट पर्सन। और ये मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने कोई प्रोविज़न डाली है और मैंने उसको बोला ये सही है कि नहीं? तो उसने मुझे सही प्रूव करने के लिए बोला हाँ, ये सेक्शन में ये ऐसा लिखा है। बोला ये लिखा है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा ये सेक्शन में। मैं गई बेयर एक्ट में, मैंने देखा वो जो प्रोविज़न वो लिख के दे रहा था वो बेयर एक्ट में है ही नहीं। वो है ही नहीं उसमें। फिर कभी-कभार वो रूल अपने आप ही बना के दे देता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मतलब आप एआई ने जो दिया है, उसको जस्टिफाई करने मत जाओ, खुद वेरीफाई करो। तो फिर मैं आजकल जभी भी प्रॉम्प्ट लिखती हूँ ना, तो मैं वहाँ पर लिख देती हूँ कि यू डोंट ऐड और डिलीट एनी इन्फॉर्मेशन, डोंट क्रिएट, स्टिक टू द फैक्ट्स। ऐसा मैंने उसके मेमोरी में डाल के रखा है कि भाई तू हैल्यूसिनेशंस मत कर, तू खुद का कुछ भी क्रिएट करके मत दे, जो ये वेबसाइट पे है या जो फैक्ट्स हैं मुझे वही बता। अदरवाइज़ व्हाट विल हैपन, वो आपको कुछ ऐसी प्रोविज़न बता देगा जो एक्ज़िस्ट ही नहीं करती है और आपको लगेगा ये तो लॉ में लिखा है। तो वेरीफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एआई के भी नीचे लिखा है कि एआई कैन बी रॉन्ग, प्लीज़ वेरीफ़ाई। कि आजकल मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं ना, कुछ डाउट आता है उसमें लिख दिया। फिर वो जो बोलता है क्लास में मैंने नहीं बताया, फिर आप बोलोगे नहीं मैम ऐसा ही है। वेरीफ़ाई करो बेयर एक्ट से, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक? तो ये प्रेसिडेंट से मुझे वो एआई वाला किस्सा याद आ गया कि भई एआई यूज़ कर रहे हो प्रेसिडेंट्स के लिए तो डबल चेक कर लिया करो। तो ऐसे जो जुडिशियल डिसीजंस है, प्रेसिडेंट्स हैं, ये सब लॉ बनाते हैं। जब आप देखोगे ना, हम जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ रहे हैं, तो पुराने-पुराने केसेस उनका रेफरेंस दिया होता है। जैसे मैं आपको एक केस बता देती हूँ, ये देखो, आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा बाल्फर वर्सेस बाल्फर। तो ये क्या है? ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स ही तो है ना? इन्हीं से लॉ बना है। देखो कोई केस आया, उसकी जजमेंट है, उसको लॉ बना दिया। ये भी एक सोर्स है ऑफ लॉ। और फिर लास्ट में आ जाएँगे यूसेजेस या फिर ट्रेड कस्टम। एंड वर्ड लिखा है, यूसेजेस एंड कस्टम। अब ये क्या होते हैं? ऑल्दो हमने पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन आपने 12th में तो पढ़ा होगा ना दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तभी मिलेगा जब डीड में लिखा है या फिर कोई ट्रेड कस्टम है। ये ट्रेड कस्टम्स होते क्या हैं? These trade customs are unwritten rules। मतलब ये कोई लॉ नहीं है, ये कहीं पे भी लिखा नहीं है, बस सालों-सालों से फॉलो होते जा रहे हैं, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये बस हमारे लाइन ऑफ बिज़नेस में तो फॉलो होता है। जैसे
वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि इंटरेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, हाँ? सैलरी, कमीशन ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी डीड में लिखा है या फिर कोई ऐसा ट्रेड कस्टम मतलब सालों-सालों से तो हमारे जितने फादर, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर के टाइम से हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, सबको मिलता है। इंटरेस्ट तो हम लेते ही हैं, सैलरी तो हम लेते ही हैं। ठीक है, फिर मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा। So these are unwritten rules. They are followed many years. तो इसीलिए हम भी फॉलो करते हैं। बहुत सालों से ये फॉलो किए जा रहे हैं, तो अब वो लॉ जैसा ही हो गया है ना। मैम, मेरा ना एक डाउट है। अभी एक केस आया हाँ कोर्ट में, तो हम ढूँढने गए। इंग्लिश लॉ कुछ नहीं बोलता, एकदम ब्रांड न्यू केस है, न्यू सिचुएशन। इंग्लिश लॉ में कुछ नहीं लिखा, इंडियन लॉ में भी नहीं लिखा है हाँ। इंडियन लॉ में कुछ नहीं लिखा, इंग्लिश लॉ में कुछ नहीं लिखा। कोई स्टैट्यूट जैसा कुछ है नहीं, कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं है, कोई ट्रेड कस्टम नहीं है। अब बताओ, कोई रेफरेंस ही नहीं है या फिर इतनी कंफ्यूजन है, कोई लॉ समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई अभी क्या अप्लाई करे इसमें। तो फिर सब कुछ जज पे डिपेंड करता है, फिर उसके हाथ में है। अगर कुछ भी नहीं समझ रहा है ना, तो जज रिलाई करेगा ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, पब्लिक कन्वीनियंस। पब्लिक कन्वीनियंस मतलब लोगों का सोच के वो जजमेंट देगा। एंड गुड फेथ या फिर कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मतलब अपनी अंदर जो आत्मा है ना, ये तो बहुत गलत हो रहा है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो अपनी कॉन्शियंस और गुड फेथ में रह के डिसीजन देगा। तो ऐसा नहीं है कि लॉ में कुछ लिखा नहीं है तो फिर जजमेंट आएगी ही नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, पब्लिक कन्वीनियंस, गुड फेथ, गुड कॉन्शियंस, उसके बेसिस पे जजमेंट दी जाएगी। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से लॉज बनाए जाते हैं। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। हमारे कंट्री में जो लॉज बने हैं वो इंग्लिश लॉ पे बेस्ड हैं। स्टैट्यूट्स, रूल्स, प्रेसिडेंट्स, जुडिशियल डिसीजंस, केस लॉज एंड लोकल ट्रेड कस्टम्स एंड यूसेजेस बोलते। कुछ भी नहीं लिखा है तो जज तुम अपना दिमाग लगाओ। जस्टिस, पब्लिक कन्वीनियंस और गुड कॉन्शियंस, गुड फेथ में डिसीजंस देना। चलो, इस नॉलेज के साथ साथ लेट अस बिगिन आवर फर्स्ट एक्ट, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। बहुत पुरानी एक्ट है, लेकिन आप पढ़ोगे ना आपको लगेगा मैम ये तो अब भी रेलेवेंट है। और ना ये एक ऐसी है, ये मुझे लगता है मेरे लिए इकलौती एक एक्ट है जिसकी बेयर एक्ट मुझे बहुत पसंद है। बेयर एक्ट क्या होता है मैम, आप बार बार बोल रहे हो। बेयर एक्ट मतलब जो ओरिजिनल एक्ट है। हम तो क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन आंसर फॉर्म। लेकिन जो पार्लियामेंट ने पास की थी ना, वो वाली एक्ट। ये टाइम पे तो पार्लियामेंट नहीं थी क्योंकि तब हम तो इंडिपेंडेंट भी नहीं थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बनी थी। बट जस्ट टू टेल यू कि क्या होता है आजकल, क्या होता है जो पार्लियामेंट में पास, क्योंकि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग अथॉरिटी एट द सेंट्रल लेवल। जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास की थी ना एकदम बैर, वो वाली क्या एक्ट है ये, मतलब क्या बनाई है वो, ब्रिटिशर्स ने बनाई होगी, इंग्लिश लॉ पे ही बेस्ड है। हर एक प्रोविजन के लिए इतने सारे एग्जाम्पल्स है ना, और मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स मेरी बुक में भी डाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है, बहुत रिलेटेबल है, बहुत मज़ा आएगा। हाई वेटेज है, 25 टू 30 मार्क्स इसमें से आएँगे, 25 टू 30 मार्क्स। मैंने कल आपको ये दिया था ना वेटेज, 25 टू 30 मार्क्स। आपको लगेगा कि आपका आधे से ज़्यादा पेपर तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही है। 25 टू 30 मार्क्स इसमें से आता है।
और फिर पता नहीं स्टूडेंट्स क्यों इसको ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं और मुझे मैसेज करके पूछे, मैम कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं किया चलेगा क्या? 25 to 30 मार्क्स आप अगर नहीं करके जाओगे तो पास कैसे होगे बताओ? ये सवाल तो हमारे मन में कभी आना ही नहीं चाहिए कि ये छोड़ सकते हैं क्या? पढ़ के ही जाना है। ठीक है? चलो। Let us begin. The Indian Contract Act 1870. The Indian Contract Act came into force on 1st September 1870. कौन से डेट पे आई थी? 1st September 1872। मुझे लगता है शायद मैंने ही बोला। अब मैं आपको सुन नहीं सकती, मुझे पता है वो, लेकिन मैं आपको महसूस कर सकती हूँ। चलो जोर से बोलो। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, बोलो, 1st September 1872। आपको इतनी शर्म क्यों आ रही है बोलने में? आस्ते आस्ते धीरे धीरे बोल रहे हो, जोर से बोलो। चलो। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, बताओ चलो। 1st September 1872। बाजू में जो, सॉरी, पास के रूम में आपकी मम्मी बैठी है, डैड बैठे हैं, दादी बैठी है, दादू बैठे, कोई भी है ना, वहां तक आवाज जानी चाहिए। बोलो। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, जोर से, यस। 1st September 1872, करेक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1st September 1872। मैम, इसका क्या मतलब है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1st September 1872 का मतलब है ये उन कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्लाई करता है जो 1st September 1872 के बाद फॉर्म किए गए हैं, क्योंकि ये जो एक्ट है इट कम्स इनटू फोर्स, मतलब ये लागू होता है फ्रॉम 1st September 1872। तो फिर इसके पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा जब कोई एक्ट ही नहीं था? कॉन्ट्रैक्ट्स तो होते थे ना, बाइंग एंड सेलिंग तो थी ना। तो बड़ा लॉजिकल सवाल है यार कि ये एक्ट तो उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को अप्लाई करता है जो 1st September के बाद आए थे, वो भी 1872। उसके पहले का क्या हुआ? उसके पहले भी तो कॉन्ट्रैक्ट थे, उसके पहले भी तो ट्रेड था, बाइंग सेलिंग तो होती थी, कॉन्ट्रैक्ट्स तो बनते थे। नाउ पर्सनल लॉज अप्लाई किए जाते थे। मैम ये पर्सनल लॉज क्या होता है? मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट दो हिंदूज के बीच में हो रहा है, तो दोनों अगर पार्टीज हिंदू हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने से पहले these parties and their contracts, business transactions were governed by the Hindu law. इसे बोलते हैं पर्सनल लॉ। कि ये जो हिंदू लॉ है इसे हम बोलेंगे पर्सनल लॉ। मैम क्या ये सब एग्जाम में आएगा? नहीं, एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन ये लॉजिकल सवाल है ना एज अ स्टूडेंट कि मैम अगर ये 1st September से लागू हो रही है तो इसके पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होगा? तो इसके पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे they were governed by the Hindu law if both the parties were Hindus. लेकिन अगर दोनों पार्टीज मुस्लिम हैं तो इनके बीच की जो ट्रांजैक्शंस थे they were governed by the Mohammedan law, मुस्लिम लॉ। ये उनका पर्सनल लॉ है। मैम अगर एक हिंदू था और एक मुस्लिम था फिर क्या होगा? हाँ, ऐसी सिचुएशंस में अगर इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है then the personal law of the defendant applied। डिफेंडेंट कौन होता है? चलो, ये आप ना कहीं तो लिख लेना। अब मैम कहीं तो मतलब क्या होता है? अगर हम भूल गए कहाँ लिखा है तो सुनो मेरी बात। आपने नोटबुक बनाई है ना? मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था आपको मुझे नोटबुक चाहिए। नोटबुक का जो लास्ट पेज है ना वो छोड़ दो, ठीक है? लास्ट पेज जो है वो छोड़ दो, वहां पे मुझे कुछ लिखवाना है। सेकेंड लास्ट पेज वो भी छोड़ दो। उसके पहले वाला जो पेज है, थर्ड लास्ट पेज, वहां पर आप ऐसे टर्म्स लिखोगे। तो जैसे ही कोई ऐसा एक टर्म आ गया ना जो मुझे लगता है यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ बहुत जगह पे यूज होगा, वहां पर लिख लेना। कभी मैं भूल जाऊं तो खुद से लिख लेना, ठीक है? तो थर्ड लास्ट पेज में आप ये करोगे। अब दो वर्ड्स बताऊंगी आपको,
एक होता है प्लेंटिफ और एक होता है डिफेंडेंट। एक है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कौन होता है? पर्सन हु फाइल्स द केस। डिपेंडेंट कौन होता है? क्या आई होप आप लिख रहे हो थर्ड लास्ट पेज पे प्लेंटिव वर्ड लिखो, डैश करके लिखो पर्सन हु फाइल्स द केस। आप इसकी हेडिंग दे सकते हो इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। प्लेंटिव लिखना और उसका मीनिंग लिखना पर्सन हु फाइल्स द केस। डिफेंडेंट लिखना, मीनिंग लिखो पर्सन अगेंस्ट whom द केस इज फाइल्ड, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है अभी क्योंकि उसके अगेंस्ट केस हुआ है। ये लिखो। ठीक है, लिख लिया। अगर एक पार्टी हिंदू है और दूसरी पार्टी मुस्लिम है तो पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट अप्लाइड। तो जो डिफेंडेंट है उसका पर्सनल लॉ अप्लाई किया जाता था। ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो 1 सितंबर से पहले हुए थे। ये तो पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट अप्लाई। अगर आप बोलते हो मैम मुझे अपनी नॉलेज के लिए ये लिखना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ? यस यू कैन राइट इफ यू वांट फॉर योर नॉलेज आई विल बी। मुझे लगता है हर चीज एग्जाम के लिए नहीं, हम लॉ पढ़ रहे तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। डन। मैम अगर ये उल्टा हो जाए, मुस्लिम अगर प्लेंटिफ है और हिंदू अगर डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट हिंदू है तो हिंदू लॉ अप्लाई होगा। लेकिन अब 1 सितंबर 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनफोर्स हो गई थी। यस, सो देन आफ्टर 1 सितंबर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही अप्लाई करेगा। मैम एक डाउट है, ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अभी तो ठीक है, 1 सितंबर के बाद तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही अप्लाई कर, बिफोर के बारे में बात करते हैं। लेट्स से कि दो हिंदूज के साथ में बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है तो मैं क्लैरिफाई अभी करती हूँ। दो हिंदूज हैं, इनका तो पर्सनल लॉ हिंदू लॉ है। मान लो कि हिंदू लॉ में कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है मैम इसमें, तो इन दैट केस इंग्लिश लॉ अप्लाई किया जाता था।
पहले जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था ना, मैंने क्या बताया, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था उसके पहले पर्सनल लॉज होते थे। मैम, कोई ऐसा पर्सनल लॉ में कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा है लेकिन कंफ्यूजिंग है, तो आप इंग्लिश लॉ अप्लाई कर लो। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैम ना तो वो पार्टी हिंदू है ना मुस्लिम है, अब बताओ, ना तो वो पार्टी हिंदू है ना मुस्लिम है, तो इनके बीच के जो ट्रांजैक्शंस थे, दे वर आल्सो गवर्न्ड बाय द इंग्लिश लॉ। ना तो वो हिंदू है ना मुस्लिम है, तो फिर इंग्लिश लॉ अप्लाई किया जाता। तो अगर पर्सनल लॉज में कुछ नहीं लिखा या फिर कोई कंफ्यूजन है या पार्टीज हिंदू और मुस्लिम है ही नहीं, तो इन ऑल दीज केसेस इंग्लिश लॉ अप्लाई किया जाता था। The Indian Contract Act came into force on 1st of September 1872, और इसके पहले के कॉन्ट्रैक्ट जो थे उसका भी पोजीशन मैंने आपको बता दिया। ये जो एक्ट है, इट अप्लाइज द होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया को अप्लाई करती है। मैम ये लिखने की क्या जरूरत है, ये तो अंडरस्टूड है ना, इसमें क्या एक्सप्लेन करना, ये तो समझने वाली बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक टाइम था जब होल ऑफ इंडिया को अप्लाई नहीं करते थे। There were certain acts which were applicable to the whole of India, but they were not applicable to the state of Jammu and Kashmir. तो वो पूरे इंडिया को अप्लाई करते थे लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं करते थे। क्यों? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370, आपको इसके बारे में पता है? आर्टिकल 370 एक मूवी भी आई थी अभी, नेटफ्लिक्स पे है, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे ही है। बहुत अच्छी मूवी है, आप जरूर देखना। ठीक है। अच्छा, तो मैम ये तो होल ऑफ इंडिया को ही करना चाहिए ना? नहीं, पहले these acts were applicable to whole of India except Jammu and Kashmir। ये आर्टिकल 370 था। फिर 2019 में जब वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर आए थे, जम्मू एंड कश्मीर, पूरा ही लिखूंगी, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाए थे ना, तो आर्टिकल 370 एब्रोगेट मतलब निकाल दिया गया था। उसके बाद द एक्ट अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया। ऐसे बहुत सारे जो एक्ट्स थे जो पहले जम्मू कश्मीर को नहीं अप्लाई करते थे, वो आर्टिकल 370 हटने के बाद अप्लाई करने लगे। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, मतलब निकाल दिया, और उसके बाद एक्ट्स अप्लाइड टू द होल ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 370 है क्या? जैसे तो आपने अगर मूवी देखी है या इसके बारे में पढ़ा है, वेरी गुड। नहीं पढ़ा तो स्टोरी सुनो, स्टोरी टाइम। अब ये बहुत ही ब्रीफली आपको बता रही हूँ, एक्चुअली बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी हैं, बट दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ओनली। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, चलो चलो स्टोरी टाइम। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरी सिंह, उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर तो स्विट्जरलैंड है, मैं इसे ना इंडिया को देना चाहता हूँ ना पाकिस्तान को देना चाहता हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। लेकिन आपको तो पता है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वांटेड कश्मीर, सो दे इन्वेडेड द स्टेट ऑफ कश्मीर। महाराजा हरी सिंह डर गए। वो बोलते हैं कि इतने पास में आ गए, ये तो पूरा कैप्चर ही कर लेंगे। He went to the then Prime Minister of India
पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही सेड, नेहरू जी, प्लीज हेल्प मी टू सेव कश्मीर फ्रॉम दीज पाकिस्तानीज, ये लोग तो इतने नजदीक आ गए हैं, कैप्चर ही कर लेंगे। नेहरू सेड, देखो, आप इंडिया का तो पार्ट हो नहीं, आप ही को इंडिपेंडेंट रहना था। आप इंडिया का पार्ट बन जाओ, मैं अपनी इंडियन आर्मी आपको दे देता हूँ, क्योंकि जब तक आप इंडिया का पार्ट नहीं हो, मैं अपनी आर्मी कैसे दूँ ना। तो महाराजा हरि सिंह ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट ही रहना चाहता हूँ, स्विट्जरलैंड जैसा कश्मीर है, मैं नहीं देना चाहता किसी को भी। तो नेहरू जी ने बोला कि मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता फिर। लेकिन महाराजा हरि सिंह बोलते, नहीं नहीं नेहरू जी, प्लीज मेरी हेल्प करिए। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया। वो बोलते हैं दैट आई विल इंट्रोड्यूस आर्टिकल 370 इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके चलते जम्मू एंड कश्मीर विल गेट अ स्पेशल स्टेटस। ये एक लौती स्टेट थी इंडिया की, जिसकी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन थी। वो अपने खुद के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाते थे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी यहाँ पर कोई लॉ लाना था, तो स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंस, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लगती थी। इतना कुछ दे दिया, इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट तो हो गए ना। तो नेहरू जी ने एक आइडिया लगाया कि तू कश्मीर इंडिया को दे दे, तो मैं अपनी आर्मी तुझे देता हूँ टू डिफेंड, लेकिन तुझे इंडिपेंडेंट रहना है ना, वो मेंटेन करने के लिए मैं आर्टिकल 370 लेकर आता हूँ, की वजह से तेरे को स्पेशल स्टेटस मिलेगा। यू विल हैव द राइट टू मेक योर ओन लॉज, रूल्स, और अगर सेंटर को भी कुछ लॉ इम्पोज करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंस, मतलब परमिशन लगेगी। तो बाकी स्टेट्स नाराज हो गए कि अरे, तुम इसको स्पेशल स्टेटस दे रहे हो, हमें भी दो। नेहरू जी ने कहा, अरे शांत हो जाओ, टेम्परेरी है, निकाल देंगे, कश्मीर तो मिल गया ना इंडिया को। लेकिन आर्टिकल 370 कई सालों तक लगा रहा। देन अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर अमित शाह, 2019 में इसे बहुत ही अच्छी तरीके से लाया गया। एंड नाउ ऑल द एक्ट्स अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया। तो ये थी वो स्टोरी। मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, लेकिन अब तक यही नहीं बताया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। चलो एक एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? पहले एग्जाम्पल लेंगे, फिर बताती हूँ आप। लेट्स से दैट करण जौहर wants to make a movie, बहुत कुछ होता है, which will be a sequel of कुछ कुछ होता है। तो देखिए ये मूवी 90s की मूवी है, ठीक है, अभी थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन वो टाइम पे ये बहुत चली थी मूवी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ शाहरुख खान। सो करण जौहर wants to make a movie, बहुत कुछ होता है, which will be a sequel of कुछ कुछ होता है। तो वो अपने फेवरेट एक्टर शाहरुख खान के पास चले गए, बोलते हैं शाहरुख, आई वॉन्ट टू मेक अ मूवी, बहुत कुछ होता है, विच विल बी अ सिक्वल ऑफ कुछ कुछ होता है, विल यू एक्ट इन माई मूवी? शाहरुख बोलते, ठीक है, तू स्क्रिप्ट छोड़ जा, मैं देख के बताता हूँ तेरे को। तो करण ने उसको स्क्रिप्ट दिखाई, शाहरुख ने पढ़ी, बोलते फैंटास्टिक, बहुत सही मूवी है यार, ये तो बहुत अच्छी है स्क्रिप्ट, मैं करूँगा। करण बोलते, देख शाहरुख, प्रॉमिस ना, बाद में ये मत बोलना नहीं नहीं मेरे पास डेट्स नहीं है, मैं नहीं कर सकता। शाहरुख सोचता है, क्या डेट्स, वैसे ही खाली बैठा हूँ। नहीं नहीं, सारी डेट्स तेरी रहे। फिर करण उसको पूछता है, "ये पैसे कितने देगा, आजकल तो पिक्चर चले नहीं चले इसका कोई भरोसा नहीं है।" करण बोलता है, देख मैं तेरे को इतने करोड़ रुपए दूंगा। शाहरुख बोलते हैं, देख हाँ, बाद में ये मत बोलना पिक्चर चली नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, नहीं नहीं, प्रॉमिस प्रॉमिस दूंगा। ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस करके दोनों घर चले गए। इन द इवनिंग, when Shahrukh was sitting in his office, he thought, what if Karan decides to cast a younger actor Ranbir Kapoor instead of? What if he says that you're too old for the movie? अब ये नहीं बन सकती तेरे साथ, हम किसी और को लेंगे। भाई मैंने तो डेट्स दे रखी है, मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा।
तो वो करण को कॉल करता है, करण वी नीड टू मीट। करण बोलता है ओके, बिजनेस मीटिंग है, आप लोग क्या सोच रहे हो? करण सेज ओके आ जाओ। बोला नहीं ऑफिस आ, तू ऑफिस, तो घर आने को तैयार था, ये पता नहीं ऑफिस ऑफिस आ। तो नेक्स्ट डे करण शाहरुख के ऑफिस आ गया। शाहरुख बोलते हैं देख करण, बड़ी टेंशन है, व्हाट इफ यू डोंट कास्ट मी इन योर मूवी, मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। करण बोलते हैं नहीं नहीं यार, तू मेरा दोस्त है, तेरे साथ थोड़ी ना ऐसे करूंगा। शाहरुख बोलते हैं नहीं, बिजनेस एक तरफ, दोस्ती एक तरफ, इफ यू डोंट कास्ट मी इन योर मूवी आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। करण बोलता है देख मैं ऐसे नहीं करूंगा, लेकिन देख शाहरुख, इफ यू डोंट वर्क इन माई मूवी मैं भी तेरे पे केस कर लूंगा, तू बोलेगा नहीं मेरे को नहीं करना है, मेरा मूड नहीं है, तो मैं भी तेरे पे केस कर दूंगा। फेयर इनफ ना। फ्रॉम दिस we have actually come across many elements of contract. The first one being a promise. A proposal, when accepted, becomes a promise. आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो, ये सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, हाइलाइट्स भी मैं आपको करवाऊंगी अगली बार, अभी सिर्फ समझो। अ प्रपोजल, प्रपोजल का मीनिंग होता है ऑफर। मेरे एग्जाम्पल में ऑफर किसने दिया था? करण ने। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किसने किया? शाहरुख ने। इट बिकम्स अ प्रॉमिस। शुरुआत तो प्रॉमिस से ही हुई थी ना। ए विल यू वर्क इन माई मूवी, यस प्रॉमिस ना, यस क्या मुझे तू डेट्स देगा, यस प्रॉमिस से ही तो शुरू हुआ था सब कुछ। अब इसको लर्न कैसे करें? हैंड मूवमेंट्स देखो मेरी। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ये मेरे साथ करो चलो। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। बीच में हाथ रखना, मैं बताऊंगी क्यों। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड becomes a promise. वापस। A proposal when accepted becomes a promise. एक लास्ट बार मेरे लिए ना प्लीज। A proposal when accepted becomes a promise. क्या? क्या मेरे एग्जाम्पल में एक ही प्रॉमिस था क्या? मैम बहुत सारे प्रोमिसेस थे। विल यू वर्क इन द मूवी, यस। विल यू गिव मी डिजायर्ड डेट्स, यस। विल यू गिव मी एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज, यस। ऐसे तो बहुत सारे प्रोमिसेस थे। एंड ऑल दीज प्रोमिसेस दे कम टुगेदर, इट मेक्स एन एग्रीमेंट। एक प्रॉमिस होगा ना तो भी एग्रीमेंट बनता है ना। बहुत सारे प्रोमिसेस एक साथ आ जाएंगे भी एग्रीमेंट बनता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी set of promises forming consideration for each other is an agreement। ऐसे तीन पार्ट्स हैं ये डेफिनेशन। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी set of promises forming consideration for each other is an agreement। एक प्रॉमिस होगा ना तो भी एग्रीमेंट बनता है, और बहुत सारे प्रोमिसेस होंगे तो भी एग्रीमेंट बनता है। मैम ये फॉर्मिंग कंसीडरेशन मतलब क्या होता है? कंसीडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग इन, हमने वो थर्ड लास्ट पेज ऑफ द नोटबुक पे एक लिस्ट बनाई है ना वर्ड्स की, उधर लिखो। लिखो कंसीडरेशन मीन्स, लिखो कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, लिखो उधर। कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, लिखो।
कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. लिखो. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न. अब देखो हमारे एग्जाम्पल में करण ने को पैसे दिए, तो उन पैसों के बदले में उसको क्या मिला? शाहरुख खान की सर्विसेज. यस और नो? अगर वो पैसे दे रहा है, खर्चा कर रहा है, तो क्या कुछ तो मिल रहा है ना उसको, सर्विसेज. और अगर शाहरुख ने सर्विसेज दी हैं, तो उसको क्या मिल रहा है रिटर्न में? पैसा. यस. तो आपको जो मिलता है दैट इज नोन एज कंसिडरेशन. दोनों को कंसिडरेशन होना चाहिए तो ही एक वैलिड एग्रीमेंट होता है. ओके. नाउ कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न. अगर मैं पैसा दे रही हूँ तो मुझे कुछ मिलना चाहिए ना. अगर मैं सर्विस दे रही हूँ आपको, आप मुझे फीस दे रहे हो. आप फीस दे रहे हो तो मैं सर्विस दे रही हूँ. दोनों को कुछ मिलता है. कंसिडरेशन है तो ही एग्रीमेंट बनेगी. कंसिडरेशन नहीं होगा ना तो एग्रीमेंट भी नहीं होगा. जैसे गिफ्ट. मैंने आपको फ्री में मेरा पेन दे दिया, वो गिफ्ट है, फ्री में दिया है. उसके लिए कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं. अगर आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं. फिर किस चीज के लिए केस करोगे ना, जब कुछ मिलने वाला ही नहीं था. नहीं, मैं ऐसे टाइम पास करने आ गई, वैसे तो मुझे कुछ मिलने वाला था नहीं. तो बोलते क्यों आए हो फिर? कुछ मिलेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना. नहीं मिला. अब जैसे आपने मुझे फीस दे दी, मैंने लेक्चर नहीं दिए आपको, तो आप एक्शन लोगे ना. मिलने वाला ही नहीं था तो काहे का एक्शन. अब अगर मैं यूट्यूब पे कुछ फ्री में डाल देती हूँ, तो मैं थोड़ी ना मेरे सब्सक्राइबर्स को कॉल करूंगी चलो 5-5 रुपए दो. वो क्यों दे? कुछ था ही नहीं, कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं. मैं आप पे केस नहीं कर सकती, मेरे सब्सक्राइबर्स पे केस नहीं कर सकती. नहीं मैम उन्होंने 5-5 रुपए नहीं दिए मुझे, केस ही नहीं बनेगा. कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है. यूनिट 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कंसिडरेशन को ही डिस्कस करेगा, वहां पे इन डिटेल डिस्कस करेंगे. चलो इसको लर्न कर लेते हैं. एवरी प्रॉमिस. देखो मेरी उंगली देखो. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises. देखो कैसे किया मैंने. सेट ऑफ promises फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. देखो देना लेना, मैंने कुछ दिया मुझे कुछ मिला. ठीक है. कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. अब मैं साइड में चली गई. प्रॉमिस मैंने बीच में किया था, साइड में चली गई. प्रॉमिस तो क्या मन से करते हैं ना, साइड में चली गई. तो एवरी प्रॉमिस, नहीं सॉरी, प्रॉमिस ऐसा था ना, सॉरी सॉरी, मेरा प्रॉमिस का बीच में था ना. एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. फिर से करें. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. फिर से. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement. सबसे पहले क्या पढ़ा था? प्रॉमिस पढ़ा था. यस. A proposal when accepted becomes a promise. फिर से बोलो. A proposal when accepted becomes a promise. A proposal when accepted becomes a promise. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement.
इजी है ना? अब इसको और भी इजी कर देती हूँ। एग्रीमेंट की इक्वेशन क्या है? एग्रीमेंट इज नथिंग बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब मेरे एग्जाम्पल वहीं पे खत्म हो गया था कि तू फिल्म करना, मैं पैसे दूंगा उतना, कि कुछ और भी था मैम, कुछ और भी था। क्या था? केस कर सकते हैं। इफ यू डोंट कास्ट मी इन योर मूवी आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। यू डोंट वर्क आई विल फाइल अ केस। वो था ना, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं एनफोर्सिएबिलिटी। मैं एग्रीमेंट पे नहीं रुकी। मैंने बोला देख भाई, अभी एग्रीमेंट तो हो गई है, पक्का तो हो गया है, फिल्म कर रहा है तू, फिल्म नहीं की ना तो मैं केस कर दूंगा तेरे पे। वो बोलते हैं हाँ मैं भी कर सकता हूँ केस। जब आप एग्रीमेंट में ये एलिमेंट डाल देते हो, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? एनफोर्सिबिलिटी मीन्स इंटेंशन टू सू, या फिर इंटेंशन फाइल अ केस। If one party defaults, other party can take, इसे बोलते हैं एनफोर्स। अब आपने थर्ड लास्ट पेज पे लिस्ट बनाई है ना, उधर लिखो एनफोर्सिएबिलिटी, ये वर्ड लिखो। क्या लिखोगे उसका मीनिंग? इंटेंशन टू सू, इंटेंशन टू फाइल अ केस, इफ वन पार्टी डिफॉल्ट्स अदर पार्टी कैन टेक एक्शन। पॉसिबिलिटी में ये लिखो, लिखो अभी लिखो। Finish writing? Okay. So contract is nothing but agreement enforceable by law। मतलब एक एग्रीमेंट में जब मैं एनफोर्सिबिलिटी ऐड कर देती हूँ ना, तो वो बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले एक प्रॉमिस किया जाता है, तो मेरी मूवी में काम करोगे ना? हाँ। तुम मुझे इतने पैसे दोगे ना? हाँ। बहुत सारे प्रोमिसेस जब एक साथ आ जाते हैं तो वो एग्रीमेंट बनता है। एक प्रॉमिस होगा तो भी एग्रीमेंट माना जाता है, बहुत सारे होंगे तो भी एग्रीमेंट बनता है। हाँ, हमने एग्री तो कर लिया, लेकिन अगर तूने तोड़ा ना ये एग्रीमेंट तो मैं केस कर दूंगी। जब मैं ये एलिमेंट ऐड कर देती हूँ तब बनता है कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? इट्स एन एग्रीमेंट enforceable by law। क्या है कॉन्ट्रैक्ट बताओ? एग्रीमेंट enforceable by law। एग्रीमेंट enforceable by law। Contract is agreement enforceable by law। इक्वेशन क्या है? It is nothing but agreement plus enforceability। agreement plus enforceability। चलो एक बार रिवाइज करेंगे। प्रॉमिस, अ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेड
becomes a promise. बार बार उधर जा रहा है मेरा हाथ. A proposal, when accepted, becomes a promise. Every promise, every set of promises forming consideration for each other is an agreement. An agreement enforceable by law is a contract. Okay? तो ये थे हमारे कुछ ऐसे टर्म्स जो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काम आएंगे. एक एग्जांपल से ना मेरे को नहीं समझ में आता कि एग्रीमेंट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है. एक एग्जांपल से हमको नहीं समझ में आता. तो बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं मेरे साथ जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ कवर करूंगी कि एग्रीमेंट क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, कौन से केसेस है जहां पर वो एग्रीमेंट ही रह जाता है. ये क्लैरिटी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है. और भी बहुत एग्जांपल्स से हम ये कॉन्सेप्ट को पक्का कर लेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है. ओके. चलो एक रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या कवर किया. वी स्टार्टेड बाय डिस्कसिंग व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज द नीड फॉर लॉ. और लॉ क्यों बना, क्या उसका पर्पस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड द सोर्सेज ऑफ लॉ. फिर हमने देखा कि एक बिल एक्ट कैसे बनता है. आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड व्हाट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर एंटर्ड बिफोर 1st ऑफ सितंबर. तो अगर दो हिंदूज के बीच में लॉ था, कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो हिंदू लॉ, पर्सनल लॉ जो है उनका, वो गवर्न करता था. मुस्लिम्स के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो मोमेडियन लॉ अप्लाई होता था. एक हिंदू और एक मुस्लिम होगा तो जो डिफेंडेंट है उसका पर्सनल लॉ अप्लाई किया जाता. अगर ना तो वो पार्टी हिंदू है ना मुस्लिम है, तो फिर वी अप्लाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ. फिर हमने डिस्कस किया कि प्रॉमिस क्या होती है, वो एग्रीमेंट कब बनता है और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है. अगले सेशन में आई विल डिस्कस विद वेरियस एग्जांपल्स एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है. उसके बाद वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग, वी विल फर्स्ट रीड एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द एसेंशियल एलिमेंट्स. ठीक है. अगले सेशन में टेक्स्ट बुक में से हम रीड करेंगे, नोट्स बनाएंगे एंड वी विल बिगिन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो गाइज आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. अगर हाँ तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना. दे कैन एनरोल बाय विजिटिंग माय वेबसाइट pritiagarwal.com. It is wonderful being a part of your CA journey. Thank you so much for joining today's session. कल मिलेंगे सेम टाइम पे. We will continue our discussion. Thank you guys. Have a great day.